तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य के भेद। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी भी एग्जाम में आपके 1 से 2 प्रश्न आपके देखने को मिलते ही हैं, और वो प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ कहाँ से वो प्रश्न बनते हैं वो सारी ही चीज़ें हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो यहाँ पर यदि इस टॉपिक की बात की जाए वाक्य के भेद, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित रूप जो कही बात का पूर्ण अर्थ दे। शब्दों का आपका सार्थक रूप होना चाहिए और उसके बाद एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए, और जो कही गई बात का पूर्ण अर्थ दे वही आपका वाक्य कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा राम ने खाना कब खाया। अब यहाँ पर ये जो आपका वाक्य है यह एक सार्थक है, बिल्कुल सही बात है। सार्थक क्या होता है? तो सार्थक वह होता है जिसका एक अर्थ हो। यहाँ पर ये जो बात कही गई है इसका एक अर्थ है। अब यहाँ पर निरर्थक और होता है, तो निरर्थक क्या होता है? तो निरर्थक वह होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे कि सार्थक और निरर्थक को समझें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा राजा, यहाँ पर हमने लिखा राजा। अब ये क्या है? एक सार्थक शब्द है। आप अच्छे से जानते हो कि राजा क्या होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। अभी यदि इसी को हम लिख दें जा रा, इस प्रकार से हमने लिख दिया, तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ है नहीं है, तो ये यहाँ पर निरर्थक है और ये यहाँ पर सार्थक है। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले तो कि एक सार्थक क्रम होना चाहिए, सार्थक रूप होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो उन सभी शब्दों का। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए। तो व्यवस्थित रूप क्या होता है? तो देखिए व्यवस्थित रूप वही होता है जैसे कि हमने यहाँ पर बोला ये आपका 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये आपका 3 नंबर पर, ये 4 पर और ये 5 पर। ठीक, ये एक क्रम से लगे हुए हैं, ये सारे ही शब्द जो हैं वो एक क्रम से लगे हुए हैं। तब ये एक क्रम से लगे हुए हैं तभी ये एक सही अर्थ दे पाएंगे। जो बात आप बोलना चाहते हो उस बात का सही अर्थ देना है तो शब्दों का एक सही क्रम होना आवश्यक है, और इसी सही क्रम को कहते हैं हम व्यवस्थित रूप। जैसे कि अब इसे अव्यवस्थित कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया कब, यहाँ पर इसे ले लेते हैं राम, ये ले लिया, इसके बाद ये ले लिया, इसके बाद और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि खाना ले लिए खाना, इसके बाद ने ले लीजिए, इसके बाद खाया ले लीजिए। अब ये जो हमने लिखा अब इसे अव्यवस्थित कर दिया, ये व्यवस्थित नहीं है, जो क्रम से सही था वो हमने नहीं लिया, यहाँ पर हमें अव्यवस्थित कर दिया इसे। तो कब राम खाना ने खाया, इसका कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जो बात हम बोलना चाहते हैं वो बात जो बोलना चाहते हैं उसका सही जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो ये एक सार्थक, ये व्यवस्थित रूप नहीं है। तो यह एक व्यवस्थित रूप नहीं है। व्यवस्थित रूप क्या है? ये है। तो आप हमेशा ही याद रखेंगे कि आप जब कभी भी शब्दों का एक सार्थक रूप होगा और एक व्यवस्थित रूप होगा जो कही गई बात का पूर्ण अर्थ दे। अब यहाँ पर ये जो कही गई बात है उसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि राम ने खाना कब खाया। तो यहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही है कि राम ने खाना कब खाया है, उस समय को जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर यदि पूर्ण अर्थ नहीं मिलता, यदि जैसे कि हमने ये बात लिखी तो यहाँ पर हमें अर्थ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि ये एक वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य तभी कहलाएगा, आप देखिए शब्दों को कैसे भी क्रम से लगा दीजिए, यदि वह सही क्रम से नहीं लगे हुए हैं तो वह पूर्ण अर्थ नहीं देंगे जो बात आप कहना चाहते हो। तो चाहे कितने भी शब्द रख दीजिए वह वाक्य नहीं कहलाएगा। वह वाक्य तभी कहलाएगा जब उसका एक सही अर्थ निकलेगा, जो बात आप कहना चाहते हैं उस बात का सही अर्थ निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये वाक्य जो है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वाक्य क्या होता है। अब यदि वाक्य के भेद की बात की जाए तो वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका? तो सबसे पहला होता है आपका रचना के आधार पर। ठीक, और दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर आप अच्छे से समझते हो किसी वाक्य को किस प्रकार से रचित किया गया है, तो वह होता है आपका रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर किसी भी बात को आप लिख रहे हो तो उसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो उस अर्थ के आधार पर यहाँ पर भेद किया जाता है। अब यदि रचना के आधार पर बात की जाए तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। टोटल आपके 3 भेद होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला होगा आपका सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य
और तीसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला भेद है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। देखिए, इसे हम सरल वाक्य के नाम से भी जानते हैं और साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट आपका काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही होती है। ध्यान से समझ लीजिए, कर्ता दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया सिर्फ एक होनी चाहिए, तभी वह वाक्य क्या कहलाएगा? आपका सरल या साधारण वाक्य कहलाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पानी बरसा। ठीक, पानी बरसा, यहाँ पर कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक ही है। ठीक, मोहन घर गया, यहाँ पर ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये कर्म है। ठीक, यहाँ पर है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो सिर्फ एक है और यहाँ पर कर्ता जो है वो भी आपका एक है। परिश्रमी बालक सफल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्रिया जो होती है वो आपकी एक ही है, जो सफल होना जो है वो एक क्रिया होती है। ठीक, सफल होना ये एक क्रिया हुई और परिश्रमी बालक ये एक क्रिया हुई, ये एक कर्ता हुआ। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला था कभी कभी क्या होगा कि वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्रिया सिर्फ एक होनी चाहिए। वहाँ पर क्रिया यदि एक से ज़्यादा होगी तो वह सरल वाक्य नहीं कहलाएगा। वहाँ पर कर्ता आपके दो या दो से अधिक हों, लेकिन क्रिया सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। जैसे एक कर्ता, दो कर्ता और तीन कर्ता। यहाँ पर तीन कर्ता हैं और क्रिया क्या है? खेलते हैं। ठीक, जो खेलना जो है वो आपका एक क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर एक दो तीन कर्ता हैं और क्रिया सिर्फ एक है। तो रोहित, मोहन और सुधीर क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या उपवाक्य हों। देखिए, दो या दो से अधिक सरल वाक्य भी हो सकते हैं या उपवाक्य भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद है ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये वाक्य एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। यानी कि इन दोनों वाक्यों को या दो से अधिक वाक्यों को उनको अलग अलग तोड़कर किया जा सकता है। और उनका देखिए अलग अलग तोड़कर करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जो बात हम कहना चाहते हैं उस बात का पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। जब हम किसी बात को लिख रहे हैं तो उस बात को लिखने के बाद उसका जो अर्थ निकलना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि कोई वाक्य लिखा हुआ है और वो जुड़े हुए हैं, दोनों वाक्य क्या हैं? जुड़े हुए हैं आपस में। अब उनको हमने अलग अलग कर दिया। यदि हम उन्हें अलग अलग कर रहे हैं तो उन्हें अलग अलग करने के बाद उनके दोनों के अलग अलग पूर्ण अर्थ ही निकलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर आश्रित का मतलब होता है कि यदि एक वाक्य को अलग किया जाए तो दूसरे का पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, तो वह आश्रित होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वह वाक्य क्या होंगे? आश्रित नहीं होते। दूसरा, संयुक्त वाक्यों को चार प्रकार से बनाया जाता है। याद रखेंगे आप, चार प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है संयोजक। संयोजक में क्या होता है कि और, तथा, फिर, एवं, ही नहीं, बल्कि, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। दो या दो से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य जो जुड़े हुए होंगे वो इन्हीं शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास पहला वाक्य है मोहन घर आया और दूसरा वाक्य है मोहन पढ़ने बैठ गया। अब यहाँ पर देखिए, मोहन घर आया इसका हमें पूर्ण अर्थ निकल रहा है। इसके बाद मोहन पढ़ने बैठ गया, इसका भी पूर्ण अर्थ निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब इसे बनाएंगे, जब हम संयुक्त वाक्य के रूप में जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किसी न किसी शब्द के द्वारा ये दोनों जुड़ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है
मोहन घर आया और पढ़ने बैठ गया। देखिए आराम से दोनों ही जुड़ चुके हैं और दोनों का एक पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। जुड़ने के बाद पूर्ण अर्थ भी निकलना चाहिए। देखिए आपको ये दोनों वाक्य देखने को नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ ये वाला वाक्य देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन वाक्यों को अलग अलग तोड़कर देखना है। यदि दोनों का अलग अलग सही रूप से अर्थ निकल रहा है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों सरल वाक्य हैं या फिर उपवाक्य हैं, इनका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, तो वहाँ पर वही होगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका विभाजक। विभाजक के आधार पर क्या होगा, तो यहाँ पर या, अथवा, या, ना, नहीं तो, अन्यथा, ना कि, चाहे, इस प्रकार के शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होंगे। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मोहन कल जल्दी चला गया, मोहन कल जल्दी चला गया, और दूसरा है पिताजी कल मोहन को उसके असभ्य व्यवहार के लिए पीटते। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, मोहन कल जल्दी चला गया, अन्यथा पिताजी उसे उसके असभ्य व्यवहार के लिए पीटते। देखिए इसका अर्थ यहाँ पर पूर्ण है, इसका अर्थ यहाँ पर पूर्ण है, लेकिन इन दोनों को जोड़ा तब भी इनका अर्थ जो है वो पूर्ण ही निकल रहा है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो अर्थ निकलना चाहिए वही अर्थ यहाँ पर निकल रहा है, तो यही है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है विरोधवाचक। तो विरोधवाचक में क्या होगा कि आपको लेकिन, पर, मगर, बल्कि ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला वाक्य है हमारा पिताजी ने मोहन को बहुत समझाया, और यहाँ पर दूसरा वाक्य है पिताजी के समझाने पर मोहन नहीं समझा। अब यहाँ पर इन दोनों को यदि जोड़ा जा रहा है तो कैसे जोड़ा जा रहा है, पिताजी ने मोहन को बहुत समझाया लेकिन मोहन नहीं समझा। यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, लेकिन का प्रयोग करके हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी आपका पूर्ण अर्थ था और यहाँ पर भी पूर्ण अर्थ था, और इसका भी आपका देखा जाए तो पूर्ण ही अर्थ है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका चौथा परिणामवाचक। तो परिणामवाचक क्या होता है, इसमें इसलिए, अतः, अतएव, सो ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर किसी कार्य के होने के परिणाम को बताया जाएगा। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है हमारा पिताजी ने मोहन को प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाया। ठीक, मोहन कक्षा में प्रथम स्थान लाया है। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों वाक्यों का अर्थ पूर्ण है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ता है, पिताजी ने मोहन को प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाया, इसलिए यहाँ पर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, इसलिए का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए वह कक्षा में प्रथम स्थान लाया। तो यहाँ पर क्या है कि परिणाम को बताया जा रहा है, परिणाम क्या है। ठीक, किसी भी कार्य के होने का परिणाम क्या है। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा मिश्र वाक्य। अब ये मिश्र वाक्य क्या होता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य में होता क्या है कि एक वाक्य होता है और उसी वाक्य के अंदर सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक कर्ता हो सकते हैं लेकिन क्रिया सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तभी वह होगा आपका सरल या साधारण वाक्य। उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य या उपवाक्य तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें होता क्या है कि उन वाक्यों को यदि अलग अलग किया जाए तो वह अलग अलग होने पर भी अपना जो अर्थ है वह पूर्ण रूप से दे सकते हैं, और उन्हें साथ में जोड़ा जाए फिर भी वह अपना जो अर्थ है वह पूर्ण रूप से दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा वह है आपका मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में एक प्रधान यानी कि सरल उपवाक्य हो, 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य हों। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक आपका प्रधान उपवाक्य होगा और 2 या 2 से अधिक आपके क्या होंगे, वो आपके आश्रित उपवाक्य होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रधान उपवाक्य होता है उस पर जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो आश्रित करते हैं। किस प्रकार से आश्रित करते हैं, यानी कि एक जो आपका प्रधान उपवाक्य है उसके सहारे ही इस वाक्य का
यानी कि जो आश्रित उपवाक्य है इसका अर्थ मिल सकता है। यदि हम किसी भी वाक्य को एक को बना रहे हैं जिसमें आपका एक प्रधान वाक्य होगा और एक आपका अलग से उपवाक्य होगा, तो उन दोनों को यदि हम अलग अलग करते हैं तो उनका अर्थ कभी भी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। उनका अर्थ हमेशा ही तभी पूर्ण रूप से मिलेगा तब हम उनको जोड़ देंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो इसे डिटेल में समझते हैं। तो जिस वाक्य में एक प्रधान यानी सरल उपवाक्य हो, दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। ठीक, इसके बाद प्रधान उपवाक्य क्या होता है? तो जिस वाक्य के कर्ता और क्रिया मुख्य होते हैं, जिस वाक्य के कर्ता और क्रिया मुख्य होते हैं वह कहलाता है आपका प्रधान उपवाक्य। उसके बाद आश्रित उपवाक्य क्या होता है? तो जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है उसका अर्थ तभी पूर्ण होगा तब वह प्रधान उपवाक्य के साथ होगा। तो इस प्रकार से आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़िए आप। यहाँ पर लिखा है, यहाँ आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, इस कारण वाक्यों को अलग अलग करने पर वे पूर्ण अर्थ नहीं दे देते हैं, दोनों एक साथ जोड़े रहने पर ही पूर्ण अर्थ देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। वह अगर अलग अलग किया जाए उन वाक्यों को तो वह पूर्ण अर्थ नहीं देंगे, वह तभी अपना पूर्ण अर्थ देंगे तब दोनों जुड़े हुए होंगे। यही इस वाक्य की विशेषता होती है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में अंतर क्या होता है, ये समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर, प्रधान उपवाक्य पूरे वाक्य में सिर्फ एक ही होता है। याद रखिए, प्रधान उपवाक्य जो होगा पूरे वाक्य में सिर्फ एक ही होगा, और वहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य होंगे वो आपके कितने भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, प्रधान उपवाक्य का कोई भी भेद नहीं होता। प्रधान उपवाक्य सिर्फ एक ही होता है और उसका कोई भी भेद नहीं होता, और भेद जो होते हैं वो सिर्फ आश्रित उपवाक्य के होते हैं। और कितने भेद होते हैं ये आपका एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताओगे कि 3 भेद होते हैं आश्रित उपवाक्य के। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला भेद है हमारा संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? तो जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर हो। जो प्रधान उपवाक्य जो होगा उसमें जिस संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा तो उस संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाएगा वही होगा आपका संज्ञा उपवाक्य। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मैं जानता हूँ कि राजेश में बुरी आदतें हैं। मैं जानता हूँ कि राजेश में बुरी आदतें हैं, और यहाँ पर की के द्वारा इस वाक्य को जोड़ा गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, वह नहीं चाहता कि तुम जीवन में दुखी रहो। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण क्या करता है ये बात आपको अच्छे से पता है कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य। ठीक, और इनके लिए आपको जो, जिसे, जिसका, जिनमें, उन्होंने, इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस वाक्य को जोड़ा गया है जो के द्वारा। ठीक, जैसे कि मैं कल अपने मित्र से मिलने गया जो मथुरा में रहता है। ठीक, इसी प्रकार से मैंने कल एक लड़का देखा जिसका एक हाथ नहीं था। ठीक, इस यहाँ पर जिसका प्रयोग किया गया है। ठीक, जिसका, जैसे कि ये वाला। ठीक, और एक ये। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को जोड़कर बनाया गया है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण क्या करता है ये बात आपको अच्छे से पता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वही होता है आपका क्रिया विशेषण। जैसे कि उन वाक्यों के शुरुआत में, ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ के जो भी आपके वाक्य बनेंगे उनके शुरुआत में ही आपको ये वाले शब्द देखने को मिलेंगे। जब, जहाँ, क्योंकि, जिससे, अतः, अगर, यद्यपि, चाहे, जो, त्यों, ज्यों, मानो, इस प्रकार के शब्द जो होंगे वो वाक्य के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमें एग्जाम्पलों के द्वारा उसे समझना है। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो शब्द हैं आपको वो स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे। तो वो वाक्य के स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, या तो वो स्टार्टिंग में यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको कॉमा के बाद देखने को मिलेंगे वो शब्द। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला वाक्य है, जब पानी बरसे खेत जोत डालो। ठीक, तो ये जो आपका जब शब्द है ये आपको देखने को मिल रहा है, और ये बता क्या रहा है हमें, तो ये बता रहा है हमें समय को बता रहा है। ठीक, इसके बाद है हमारा, जहाँ सज्जनों का निवास होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये स्थान बता रहा है। ठीक, इसके बाद है, मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है, और ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको कारण बता रहा है। ठीक, इसके बाद है आपका, मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूँ। तो ये क्या बता रहा है आपका, ये प्रयोजन बता रहा है। ठीक, इसके बाद है आपका, राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। अब ये क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है। ठीक, इसके बाद है, यदि मोहन यहाँ आएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। अब ये क्या बता रहा है, तो ये शर्त बता रहा है। इसके बाद है, राम वैसा ही चतुर है जैसा उसका भाई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दूसरे की तुलना की जा रही है। इसके बाद है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे तुम लिखो। तो ये क्या बता रहा है, प्रकार बता रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हमें पढ़ने हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल आपके 8 भेद होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है आपका विधान वाचक। इसमें क्या होता है, जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, जिस वाक्य से हमें जब किसी प्रकार की जानकारी मिलेगी उस वाक्य को कहते हैं हम विधानवाचक वाक्य। जैसे कि मेरा भारत महान है। दूसरा, राम के पिता दशरथ हैं। ठीक, इसका दूसरा है हमारा निषेधवाचक। अब निषेधवाचक क्या होगा, जिस वाक्य में किसी क्रिया के ना होने का बोध होता है उसे कहते हैं हम निषेधवाचक। जैसे कि राधा का बाजार जाना उचित नहीं है। दूसरा, उसने अपना कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पर नहीं शब्द जो है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा भेद है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो, जिस वाक्य से प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे कि आप क्या खा रहे हो, दशरथ कहाँ के राजा थे। ठीक, इसके बाद आपका चौथा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या होगा, जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश के भाव का बोध हो। जैसे कि शांत रहो। ठीक, इसके बाद कृपया शांति बनाए रखो। ठीक, इसके बाद कृपया बैठ जाइए। ठीक, इसके बाद आपका पांचवा भेद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक भी आप अच्छे से जानते होंगे, जिस वाक्य से व्यक्ति अपने संवेगों जैसे कि हर्ष, करुणा, भय, क्रोध, प्रेम और दुख, इस प्रकार के जो उसके भाव होते हैं, जो मनोभाव होते हैं, उन्हें प्रदर्शित करता है। जैसे कि बल्ले बल्ले हम जीत गए। और यहाँ पर हमेशा ही याद रखोगे आप कि ये वाला जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह हमेशा ही देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे कि छी छी कितनी गंदगी है। ठीक, हमेशा ही जब संवेग के साथ, भाव के साथ जब कोई बात बोली जाती है तो उस बात के बाद ही ये चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा छठवां भेद इच्छावाचक। अब इच्छावाचक में क्या होता है, तो जिस वाक्य से इच्छा, आकांक्षा, शुभकामना
आशीर्वाद या शाप का बोध हो तो उसी को कहते हैं हम इच्छावाचक। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, दूसरा भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। ठीक, इसके बाद है आपका सातवां संकेतवाचक। अब संकेतवाचक में क्या होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना निर्भर हो, यानी कि एक क्रिया जब हो रही है तो उसका कारण कोई दूसरी क्रिया हो, तब वहाँ पर क्या होगा, आपका संकेतवाचक होगा। या फिर जिस वाक्य में डायरेक्टली संकेत दिया जा रहा हो, जैसे कि आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अब यहाँ पर क्या है कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया के द्वारा होना संभव हो पा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप जाओगे तो मैं भी जाऊँगा, यदि वह जाएगा तो वह भी जाएगा। तो यानी कि एक क्रिया जब होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। ठीक, अब वहाँ पर जब डायरेक्ट संकेत आता है तो वो क्या होता है, जैसे कि मोहन का मकान उस दिशा में है, तो ये एक संकेत है कि उस दिशा में है। इसी प्रकार से सोनू उधर रहता है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक संकेत है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट में आठवां वेद, ये हमारा लास्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक क्या होता है, तो जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध हो उसे कहते हैं हम संदेहवाचक। जैसे कि शायद वह आज आ जाए। ठीक, क्या वह यहाँ आ गया है, अब तक वह चला गया होगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।